सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री बाई कपिल डांगे सर यूट्यूब चैनल पे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के पार्ट 6 में आज अपन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मतलब चुंबकीय गुणों की अपन बात करेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के चुंबकीय गुणों को पढ़ने से पहले अपन कुछ जनरल बातें देखते हैं कि किसी भी पदार्थ में चुंबकीय गुण उत्पन्न कैसे होते हैं। तो उसके लिए देखिएगा, अगर कोई आवेशित कण मतलब कण कैसा होगा? आवेशित होगा, त्वरित गति दर्शाता है। गति कैसी होनी चाहिए? त्वरित गति होनी चाहिए, मतलब एक्सीलरेशन मोशन होना चाहिए। और पार्टिकल कैसा होना चाहिए? चार्ज्ड पार्टिकल होना चाहिए। आवेशित कण हैं ये दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या आयन हो सकते हैं। ठीक है। और त्वरित गति है वो देखिए कैसे होगी, या तो समय के साथ वेग में परिवर्तन हो, उसको अपन एक्सेलरेशन बोलेंगे, या समय के साथ उसकी दिशा में परिवर्तन हो, जो गति करने वाला कण है उसकी दिशा परिवर्तित हो जाए। तो देखिए क्या क्या हो सकता है त्वरित गति में? समय के साथ वेग में परिवर्तन, या इसमें हो सकता है समय के साथ दिशा में परिवर्तन। किसकी दिशा में? वेग की दिशा में। तो अगर कोई आवेशित कण त्वरित गति दर्शाता है, मतलब उसमें इस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं और आवेशित कण इनमें से कोई सा हो सकता है, तो क्या होगा? दो प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। अब ये दो प्रकार के क्षेत्र कौन कौन से हैं? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इनकी बात कर रहे हैं अपन। इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा क्षेत्र कौन सा है? मैग्नेटिक फील्ड। दो प्रकार की एक क्षेत्र उत्पन्न होते हैं अगर कोई आवेशित कण त्वरित गति दर्शाता है तो। क्लियर है चीज? अब किसी परमाणु में अपन जानते हैं कि किसी परमाणु में नाभिक के चारों तरफ जो अपन कोश देखते हैं, उसमें पहले कोश को छोड़कर देखिए, पहला कोश तो कैसा है? गोलाकार है। दूसरा कोश और फिर आगे वाले जितने भी कोश हैं उसमें गोलाकार तो एक विशेष परिस्थिति होती है, बाकी कोश की आकृति कैसी है? अंडाकार होती है। जब कोई इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, जब नाभिक के चारों तरफ गति करता है तो दो प्रकार की गतियां यह दर्शाता है। देखिए कैसे, ये इसका अक्ष है, एक तो अपने स्वयं के अक्ष पर यह घूर्णन करता है, और दूसरा नाभिक के चारों तरफ ये किसी कक्ष में गति करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन परमाणु में नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो दो प्रकार की गतियां हैं। दो प्रकार की गतियां कौन कौन सी हैं? एक चक्रण गति, चक्रण गति जिसको अपन कहते हैं स्पिन मोशन, और दूसरे प्रकार की गति है ऑर्बिट मोशन।
मतलब कक्षीय गति। कक्षीय गति में तो क्या है, इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, और चक्रण गति में क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने स्वयं के अक्ष पर घूर्णन कर रहा है। दोनों ही गतियों में समय के साथ वेग में परिवर्तन भी आता है और दिशा में भी परिवर्तन होता है। इलेक्ट्रॉन आवेशित कण है ही, तो इससे चुंबकीय और विद्युत दो प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। अतः प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर कि जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे अपन नापते हैं चुंबकीय आघूर्ण के रूप में। जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान किससे में नापा जाता है, चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का मान नापा जाता है। चुंबकीय आघूर्ण को म्यू के द्वारा अपन प्रदर्शित करते हैं, और म्यू का मान हो गया म्यू एस प्लस म्यू एल बी एम। म्यू एस क्या है, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण मतलब मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहे हैं। और म्यू एल क्या है, ये है कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एल, और म्यू एस है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण इस तरह से अपन ये दो प्रकार की गतियों से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्णों के योग से निकालते हैं। यहां इसकी इकाई है बीएम। बीएम क्या होता है, बोर मैग्नेटॉन। चुंबकीय आघूर्ण की इकाई होती है बोर मैग्नेटॉन, और 1 बीएम, एक बोर मैग्नेटॉन का मान होता है EH/4πmc। ये फॉर्मूला है एक बीएम, एक बोर मैग्नेटॉन के मान को निकालने का। यहां E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। H क्या है, प्लांक कांस्टेंट, प्लांक स्थिरांक। M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और C प्रकाश का वेग, वेलोसिटी ऑफ लाइट। इन सब के मान रख दें तो एक बीएम की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चूंकि देखिए जो चुंबकीय आघूर्ण है वो एक दिशात्मक गुण होता है, मतलब वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब किसी भी इलेक्ट्रॉन से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है, ये अपन निकाल सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से। तो देखिए मैं यहां लिख दूं, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा राइट हैंड थंब रूल से ज्ञात कर सकते हैं, से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे देखिएगा, जैसे ये राइट हैंड है, दायां हाथ है, इससे आप उंगलियों को इस तरह से यूं फोल्ड कर लो। अंगूठा है ये अपराइट, मतलब इस तरह से आपने यूं खड़ा किया हुआ है।
अब इस तरह से ये जो आपको ये उंगलियों को मोड़े हुए और अंगूठा इस तरह से खड़ा है, आप अगर यूँ देखें कि इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण है या गति है वो घड़ी की दिशा में है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो उस दिशा में उंगलियों को ले जाओ, यूँ ले गए, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर चक्रण है तो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा अंगूठे की दिशा में होगी, मतलब बोर्ड के अंदर की साइड होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन का चक्रण एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी से विपरीत दिशा में है, जैसे देखो मैंने उंगलियां घुमाई हैं, ये घड़ी से विपरीत दिशा में है, तो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा किधर होगी? आपकी तरफ होगी। तो चक्रण क्लॉकवाइज होने से और एंटी क्लॉकवाइज होने से जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होते हैं वो एक दूसरे से विपरीत होते हैं और उनका मान बिल्कुल एक समान होता है, और विपरीत और एक समान मान होने के कारण वो एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। देखिए कैसे, जैसे मैं कोई दो इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं किसी भी परमाणु, अणु या आयन के लिए, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरह से अयुग्मित हैं तो देखिए दोनों के चक्रण एक ही दिशा में मैंने दर्शाए हुए हैं, इसलिए इससे क्या होगा कि दोनों इलेक्ट्रॉनों के चुंबकीय आघूर्णों की दिशा भी समान होगी और वो आपस में जुड़ जाती हैं, और ये जो भी पदार्थ होगा, परमाणु, अणु या आयन, वो चुंबकीय प्रकृति दर्शाएगा। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन युग्मित हो गए तो युग्मित होने से क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा दूसरे इलेक्ट्रॉन के चक्रण से विपरीत हो जाएगी, तो चुंबकीय आघूर्णों की दिशा भी विपरीत हो जाएगी। दोनों इलेक्ट्रॉनों के चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे को नष्ट कर देंगे, तो जो पदार्थ है वो चुंबकीय गुण नहीं दर्शाएगा। इस कंडीशन में चुंबकीय गुण है वो क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। और यहां अयुग्मित है तो चुंबकीय गुण दर्शाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि वे पदार्थ ही चुंबकीय गुण दर्शाएंगे जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये चीज नोट कर लें आप। क्लियर है? अब यहां देखिएगा, अभी अपन ने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र को अपन नापते हैं चुंबकीय आघूर्ण से, और चुंबकीय आघूर्ण में दो प्रकार के चुंबकीय आघूर्णों का योग है, चक्रण और कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। अब जो 3D श्रेणी है, 3D श्रेणी, 3D श्रेणी मतलब स्कैंडियम से लेके जिंक तक की अपन बात कर रहे हैं। स्कैंडियम 21 से जिंक 30, इनकी बात कर रहे हैं। इनमें क्या होता है कि जो 3D कक्षक, मतलब इसके लिए n-1D कक्षक हो गए, ये परमाणु या आयन की सतह पर ही उपस्थित होते हैं। सतह पर उपस्थित होने के कारण क्या होंगे? बाहरी वातावरण द्वारा प्रभावित होंगे। बाहरी वातावरण द्वारा प्रभावित होते हैं। बाहरी वातावरण मतलब लिगेंड के चुंबकीय या किसी दूसरे परमाणु के चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा ये प्रभावित होते हैं। इससे क्या होगा? इससे कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण का मान नगण्य हो जाता है। थ्री डी श्रेणी में n-1D कक्षक मतलब 3D कक्षक परमाणु या आयन की सतह पर ही उपस्थित होते हैं, तो बाहरी वातावरण के द्वारा प्रभावित होते हैं। इससे क्या होगा? दो प्रकार के जो चुंबकीय आघूर्ण हैं उनमें से जो कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण है वो क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। अतः इन तत्वों के लिए जो चुंबकीय आघूर्ण है वो सिर्फ चक्रण चुंबकीय आघूर्ण के द्वारा ही ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहां लिख दूं मैं, 3D श्रेणी के
तत्वों के लिए म्यू एल तो क्या हो जाता है 0, अतः जो म्यू है चुंबकीय आघूर्ण है वो म्यू एस के बराबर ही हो जाता है, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण के बराबर ही हो जाता है। और चक्रण चुंबकीय आघूर्ण का मान अपन इस सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं, रूट एन इंटू एन प्लस 2, ये पूरे पे रूट है एन और गुणा एन प्लस 2, मतलब इस पूरे मान के ऊपर ये रूट का निशान है। और एन क्या है यहां पे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कोई भी परमाणु, अणु या आयन जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने होंगे, वो n है, वो यहां पे अपन रखकर उसके लिए चुंबकीय आघूर्ण की गणना इस सूत्र के द्वारा कर सकते हैं। कौन से तत्वों के लिए, 3D श्रेणी के तत्वों के लिए, क्योंकि इनके लिए म्यू एल का मान 0 हो जाता है या नगण्य हो जाता है। तो देखिए ये कुछ कारण हैं जिनके द्वारा अपन कह सकते हैं किसी भी परमाणु, अणु या आयन में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं और उनके लिए चुंबकीय आघूर्ण की गणना करते हैं। अब देखिए चुंबकीय गुणों के आधार पर या चुंबकीय व्यवहार के आधार पर अपन संक्रमण तत्व या संक्रमण तत्वों को 5 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। मुख्यतः तो 3 श्रेणियां हैं, लेकिन कुल श्रेणियों की अगर अपन बात करें तो 5 श्रेणियां हैं। तो देखिए यहां पे मैं लिख दूं, चुंबकीय गुणों के आधार पर संक्रमण तत्व पांच प्रकार के होते हैं या 5 प्रकार से वो गुण दर्शाते हैं, चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। वो देखिए कौन कौन से। पैरामैग्नेटिक मतलब अनुचुंबकीय। दूसरा है डायामैग्नेटिक मतलब प्रतिचुंबकीय। तीसरा है फेरोमैग्नेटिक मतलब लोह चुंबकीय। चौथा है एंटी फेरोमैग्नेटिक मतलब प्रतिलोह चुंबकीय। और पांचवा है फेरी मैग्नेटिक मतलब लघु लोह चुंबकीय। लघु लोह चुंबकीय, ये 5 श्रेणियां हैं। इनमें से मुख्यतः कौन सी हैं, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय है। ये जनरली अपन देखते हैं, लेकिन पांचों को देखेंगे एक एक करके। इनको अगर अपन पढ़ें तो सबसे पहला है पैरामैग्नेटिक। अनुचुंबकीय पदार्थों की अपन बात करें तो अनुचुंबकीय पदार्थ या अनुचुंबकीय परमाणु, अणु या आयन किनको कहेंगे, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब उनके चुंबकीय आघूर्ण नष्ट नहीं होंगे, अकेला इलेक्ट्रॉन रहेगा और वो चुंबकीय आघूर्ण जुड़कर पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय पदार्थ बनाते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ हैं ये चुंबकीय
क्षेत्र की तरफ दुर्बल आकर्षण बल द्वारा आकर्षित होते हैं। अगर इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो क्या होता है कि ये दुर्बल आकर्षण बल के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित होते हैं। जो अनुचुंबकीय पदार्थ है उनको जब अपन गर्म करेंगे तो इनका अनुचुंबकत्व, इनकी पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो कम होती चली जाती है। तो देखिए अनुचुंबकत्व तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तापमान बढ़ाएंगे तो इनके चुंबकीय गुणों में कमी आती है। अब देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ हैं, उनको मैं अगर एक चित्र के द्वारा प्रदर्शित करना चाहूं तो किसी पदार्थ में देखिए प्रत्येक कण चुंबकीय गण है, वो कण है जैसे इलेक्ट्रॉन हुआ या कोई भी आयन हुआ, वो अपने आप में एक चुंबक है। तो वो पदार्थ के जो चुंबक हैं मैं उनको इस तीर के द्वारा दर्शा रहा हूं। तो देखिए इस तरह से पदार्थ के जो छोटे छोटे चुंबक हैं वो व्यवस्थित होते हैं। कोई निश्चित दिशा नहीं है, बिखरे हुए हैं। छोटे छोटे चुंबक हैं, ये बिखरे हुए हैं, कोई निश्चित दिशा इनकी नहीं है। तो इस तरह से बिखराव अगर है तो उनको अपन अनुचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। उदाहरण अगर अपन लें, जैसे संक्रमण तत्वों में वे सब परमाणु या आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो सब अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। उदाहरण जैसे Fe2+ है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया 3d6 4s0, मतलब 3d में ये 3d ये 4s, कितने इलेक्ट्रॉन है 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 4। और इसका मान अगर अपन यहाँ पे रख दें इस सूत्र में 4 गुणा 4 + 2 तो ये हो गया √24 bm। इसके चुंबकीय आघूर्ण के मान की गणना अपन इस प्रकार से कर सकते हैं। वैसे ही देखिएगा जैसे क्रोमियम 3+, तो क्रोमियम 3+ है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 3d4 4s0। क्रोमियम है तो देखिए 3d3, क्योंकि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 3d5 4s1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, एक तो s वाला और 2 d में से, तो इसमें कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, n का मान यहाँ पर 3 हो जाता है। तो ये अनुचुंबकीय प्रकृति के अपन इस तरह से निकाल सकते हैं, उनके चुंबकीय आघूर्ण को अपन इस तरह से बता सकते हैं। अब देखिए अगर आप किसी अनुचुंबकीय पदार्थ, इसको मैं हटा दूं थोड़ा, ठीक है, इसको हटा दे तो नोट कर लिया आपने, थोड़ी जगह हो जाएगी। किसी अनुचुंबकीय पदार्थ से बनी छड़ को अगर चुंबकीय क्षेत्र में लटका दें ये धागा बंधा हुआ है, ये लटका दिया, तो क्या देखते हैं कि जो ज्यादातर चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो इस पदार्थ के अंदर से होकर गुजरती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं। तो जब अनुचुंबकीय पदार्थ से बनी छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में लटकाते हैं तो चुंबकीय मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की बात कर रहा हूं, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस पदार्थ के अंदर से होकर गुजरती हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, जो चुंबकीय आघूर्ण है उसका घनत्व या चुंबकीय बल रेखाओं का घनत्व बाह्य वातावरण की तुलना में पदार्थ के अंदर से ज्यादा होता है। और एक चीज और आपने नोट करी होगी कि अनुचुंबकीय पदार्थ से बनी छड़ को अगर चुंबकीय क्षेत्र में लटका देते हैं तो वह छड़ चुंबकीय बल रेखाओं के समानांतर अभिविन्यासित हो जाती है, बिल्कुल समानांतर अभिविन्यासित है। तो ये है अनुचुंबकत्व या अनुचुंबकीय पदार्थ। दूसरे प्रकार का देखिए प्रतिचुंबकीय।
प्रतिचुंबकीय नाम से लग रहा है प्रतिरोध के जैसा, तो डायामैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय पदार्थ में क्या होता है? डायामैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय। वे पदार्थ जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है, उनको अपन प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का जब युग्मन हो जाता है तो युग्मन से चक्रण चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाते हैं, 0 हो जाता है। चक्रण चुंबकीय आघूर्ण 0 हो जाता है और जो कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण है उसकी दिशा लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र से विपरीत होती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थों में चक्रण चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू तो 0 हो गई और कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण की जो मान है उसकी दिशा है वो लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र से विपरीत दिशा में होगी। तो उससे क्या होगा कि जब इन पदार्थों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उनके द्वारा ये प्रतिकर्षित होते हैं। ये चुंबक के द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं। इन पदार्थों पर तापमान परिवर्तन का प्रभाव नहीं होता है, मतलब प्रत्येक तापमान पर ये प्रतिचुंबकीय ही रहते हैं। तो ये तापमान द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। तापमान परिवर्तन का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखिए, जैसे भी अपन ने अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए भी देखा, वैसे ही अपन प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए भी देखें कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ से बनी किसी छड़ को अगर चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो क्या होगा? यह कोई छड़ है प्रतिचुंबकीय पदार्थ की, चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो इस पदार्थ से बाहर से होकर गुजरती हैं। इस तरह से बाहर से होकर ये गुजरती हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ से प्रतिकर्षित होती हैं। और एक चीज़ आपको सामने दिख रही है कि अगर प्रतिचुंबकीय पदार्थ से बनी छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होता है? यह छड़ चुंबकीय बल रेखाओं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के लंबवत अभिविन्यासित हो जाती है। लंबवत, जबकि अनुचुंबकीय कैसी थी? समानांतर, पैरेलल थी। तो ये लंबवत अभिविन्यासित हो जाती है और इसमें जो चुंबकीय बल रेखाओं का घनत्व है वो इस पदार्थ की बजाय बाह्य वातावरण में ज़्यादा होता है, क्योंकि बाहर की तरफ से ज़्यादा गुजर रही है। अब देखिए, अगर इसका उदाहरण लें, जैसे स्कैंडियम 3+, स्कैंडियम 3+ क्या हो गया? 3d0 4s0, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो म्यू का मान क्या हो गया? 0। जैसे टाइटेनियम 4+, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 3d0 4s0, तो म्यू का मान क्या हो गया? 0, क्योंकि n का मान है ही नहीं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। Zn2+, जिंक 2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 3d10 4s0, 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए Zn2+ में। d में चूंकि 10 इलेक्ट्रॉन हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हैं तो सारे युग्मित हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होने से चुंबकीय आघूर्ण 0 हो जाता है। तो ये पदार्थ कैसे हैं? प्रतिचुंबकीय हैं, इनमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं। प्रतिचुंबकत्व जो होता है वो एक दुर्बल गुण है, मतलब ये दुर्बल, ऐसे नहीं कि एकदम से तेजी से प्रतिकर्षित होंगे, ये दुर्बल प्रतिकर्षण बल द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं। तीसरा देखिए, लो चुंबकीय,
फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, जैसे अभी अपन ने देखा कि किसी पदार्थ में जो प्रत्येक आवेशित कण है वह एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करता है, और छोटे छोटे चुंबक के जो चुंबकीय आघूर्ण जब एक ही दिशा में होते हैं तो उनका एक समूह बन जाता है, और उस समूह का भी एक चुंबकीय गुण होता है। उस समूह को अपन कहते हैं डोमेन। तो देखिएगा फेरोमैग्नेटिक में इसको अपन देखते हैं। फेरोमैग्नेटिक लोह चुंबकीय, लो चुंबकीय या लो चुंबकत्व फेरोमैग्नेटिज्म जो होता है वो पैरामैग्नेटिज्म का ही एकदम चरम रूप होता है, इसकी पीक होती है। जब पैरामैग्नेटिज्म या अनुचुंबकत्व अपनी पीक पर होता है, शीर्ष पर होता है, तो उसी को अपन लो चुंबकत्व कहते हैं। इसमें होता क्या है कि कुछ पदार्थ जिनमें छोटे छोटे चुंबक, जिनको अपन क्या कह रहे हैं, डोमेन कह रहे हैं, इस तरह से बिखरे हुए रहते हैं। ये कब है, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में। चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में डोमेन बिखरे रहते हैं, लेकिन जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए तो इन सभी छोटे छोटे चुंबकों के चुंबकीय आघूर्ण एक ही दिशा में इस तरह से व्यवस्थित हो जाते हैं। तो ये कब है, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में। तो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में ये जो छोटे छोटे चुंबक हैं, जो छोटे छोटे चुंबकीय कण हैं, इनके चुंबकीय आघूर्ण एक ही दिशा में इस तरह से अभिविन्यासित हो जाते हैं। तो सभी कणों के चुंबकीय गुण आपस में जुड़ जाएंगे। चुंबकीय गुणों के जुड़ने से इनके चुंबकीय गुणों का मान बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत हाई हो जाता है। तो देखिए लो चुंबकीय पदार्थ है, इनके चुंबकीय गुण बहुत ज़्यादा है। अब इसमें एक देखिए विशेष बात है, अनुचुंबकीय और लो चुंबकीय, यहाँ वो अंतर की बात करेंगे। अनुचुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय गुण उतने ही समय तक रह पाते हैं जब तक आपने उन पदार्थों पर चुंबकीय क्षेत्र लगाया हुआ है, लेकिन लो चुंबकीय पदार्थों में आपने अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया तो भी कुछ समय तक इनमें चुंबकीय गुण बने रहते हैं। किनमें बने रहते हैं, लो चुंबकीय में चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर भी बने रहते हैं। जबकि अनुचुंबकीय में क्या होगा, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया तो उन पदार्थों का चुंबकीय गुण है वो नष्ट हो जाता है। तो देखिए क्या है, इनमें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी कुछ समय तक चुंबकीय गुण बने रहते हैं लो चुंबकीय पदार्थों में। और इस गुण के कारण क्या होगा, अतः इनसे स्थायी चुंबक का निर्माण कर सकते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट बात हो गई, स्थायी चुंबक का निर्माण कर सकते हैं, जबकि अनुचुंबकीय पदार्थों से अपन स्थायी चुंबक का निर्माण नहीं कर पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई। दूसरा देखिए तापमान का प्रभाव। अगर लो चुंबकीय पदार्थों को गर्म करते हैं, जैसे ये इनको गर्म किया, डोमेनों की एक निश्चित दिशा है जो एक ही दिशा में है, इनको जो अपन गर्म करेंगे तो गर्म करने पर ये जो व्यवस्थित कण हैं जिनके चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में है, ये कैसे हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, वापस बिखराव आ जाएगा। और बिखराव की स्थिति कौन से वाले पदार्थ में है, अनुचुंबकीय पदार्थ में है।
तो गर्म करने पर जो लो चुंबकीय पदार्थ हैं उनके चुंबकीय गुणों में कमी आती है और धीरे धीरे वो किस में बदल जाते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। और जिस तापमान पर लो चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित होते हैं उसे क्या कहते हैं, क्यूरी तापमान कहते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थ किसमें बदल रहे हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल रहे हैं। किस तापमान पर, क्यूरी टेम्परेचर। मैडम क्यूरी के नाम से इसका नाम पड़ा है। क्यूरी तापमान पर यह परिवर्तन होता है लो चुंबकीय पदार्थों का अनुचुंबकीय पदार्थ में। अब वही चीज लो चुंबकीय पदार्थ से बनी छड़ को अगर चुंबकीय क्षेत्र में लटकाएंगे तो यह चुंबकीय बल रेखाओं के समानांतर विन्यासित होंगी और ज्यादातर चुंबकीय बल रेखाएं लो चुंबकीय पदार्थ के अंदर से होकर गुजरती हैं। ठीक है, अब इसके कुछ उदाहरण लें। उदाहरण देखिएगा, FeCO(Ni), Fe3O4 व मैंगनीज का मिश्र धातु। ये कुछ तत्व हैं और मिश्र धातु हैं जो लो चुंबकीय पदार्थ की तरह व्यवहार करते हैं, अतः इनसे परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं, इसमें स्थायी चुंबक का निर्माण कर सकते हैं। तो ये तीन थे बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब दो और कैटेगरी हैं, वो देखिए क्या है, वो भी आपको पता होनी चाहिए। एक है एंटीफेरो, एंटीफेरोमैग्नेटिक, एंटीफेरोमैग्नेटिक मतलब प्रतिलो चुंबकीय। इसकी बात करें तो देखिए नाम से ही लग रहा है कि लो चुंबकीय से इसके गुण विपरीत होंगे। लो चुंबकीय में जो डोमेन थे वो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में कैसे अभिविन्यासित हो रहे थे, सभी एक ही दिशा में अभिविन्यासित हो रहे थे। लेकिन प्रति लो चुंबकीय में देखिए क्या है कि विपरीत दिशा में अभिविन्यासित डोमेनों की संख्या एक समान होती है। जितने डोमेन जैसे मान लो नीचे की दिशा में अभिविन्यासित हैं उतने ही ऊपर की दिशा में अभिविन्यासित हैं। तो एक डोमेन के चुंबकीय गुणों को दूसरा डोमेन नष्ट कर देगा, तो कुल चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या हो जाता है, 0। अब ऐसा ही प्रतिचुंबकीय में भी था। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर फिर प्रतिचुंबकीय और प्रतिलो चुंबकीय में क्या अंतर है। ये अंतर है तापमान का। प्रतिचुंबकीय पदार्थों के गुणों पर तापमान परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अगर अपन प्रतिलो चुंबकीय को गर्म करें, गर्म करने पर क्या होते हैं, इसके डोमेन बिखर जाते हैं और किस में बदल जाते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थों में बदल जाते हैं गर्म करने पर। जैसा लो चुंबकीय भी बदल गए थे अनुचुंबकीय में, वैसा ही प्रतिलो चुंबकीय भी बदलते हैं। और जिस तापमान पर प्रतिलो चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित होते हैं उसे नील टेम्परेचर कहते हैं, नील तापमान कहते हैं। और जिस तापमान पर लो चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल रहे थे उन्हें अपन क्या कह रहे थे, क्यूरी तापमान कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखिए प्रतिलो चुंबकीय का, NiO संक्रमण तत्व है, उनके यौगिक हैं वो प्रतिलो चुंबकीय की तरह इस तरह से व्यवहार कर सकते हैं। जैसे निकेल ऑक्साइड है, ये प्रतिलो चुंबकीय पदार्थ होता है। अब पांचवा प्रकार देखिएगा, फेरीमैग्नेटिक। फेरीमैग्नेटिक मतलब लघु लो चुंबकीय, लघु लो चुंबकीय। देखिए डोमेनों की दिशा दिखा रहा हूं, फिर आप समझ जाएंगे इससे। डोमेन है वो विपरीत दिशा में जरूर अभिविन्यासित हैं,
लेकिन यहाँ पर विपरीत दिशा में अभिविन्यासित डोमेनों की संख्या बराबर नहीं है। जबकि प्रतिचुंबकीय में देखिए विपरीत दिशा में अभिविन्यासित डोमेनों की संख्या बराबर थी, तो इसमें चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो गया था। यहाँ पर विपरीत दिशा में अभिविन्यासित डोमेनों की संख्या बराबर नहीं होने के कारण इनके चुंबकीय आघूर्ण का मान शून्य नहीं हो पाता है। लेकिन सभी डोमेनों की दिशा एक भी नहीं है, इसलिए इसमें लो चुंबकीय गुण भी नहीं आए। लो चुंबकीय गुणों से कम गुण उत्पन्न होने के कारण इसे अपन क्या कह रहे हैं, लघु लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उदाहरण Fe3O4 ये लघु लोह चुंबकीय पदार्थ की तरह व्यवहार करता है। तो ये थे संक्रमण तत्व और उनके यौगिकों के चुंबकीय गुण, और इसी के साथ अपना डी खंड वाला भाग कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तब तक के लिए हाथ धोते रहिए, स्वस्थ रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।